हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल 30 नवंबर है और आपका एग्ज़ाम है। और अभी जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 10 बजे रात के 10 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपलोड करूँगी आपके लिए स्पेशली। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन करें। आज की इस वीडियो में मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो लेकर आई हूँ, ताकि हो सकता है कि हाँ कल हमारे एग्ज़ाम में वो काम आ जाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है लीवरेज के ऊपर। तो मैंने सीधा सीधा आंसर ले लिया है। तो लीवरेज के ऊपर बताया गया। तो लीवरेज के टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप के हमारे लीवरेज होते हैं। और लीवरेज है क्या, लीवरेज के टाइप्स पूछे गए थे क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं फिर। तो लीवरेज एक बिजनेस टर्म है ना। इसका मतलब है रेफर्स टू डेट और टू द बोरोइंग ऑफ फंड्स, है ना। कि हमको कुछ खरीदना है, हमको इन्वेंट्री खरीदनी है, हमको कोई मशीन खरीदनी है, हमको कोई इक्विपमेंट चाहिए, या हमको कोई कुछ भी खरीदना है। अब उस खरीदने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा, कंपनी जो है वो बोरो करेगी, उधार लेगी, फंड्स। ठीक है। तो लिवरेज को बताया गया कि इट इज़ द यूज ऑफ डेट बाय अ कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन, है ना। कि कंपनी अपने कार्यों को करने के लिए फंड जो है कैसे जुटाती है, डेट लेकर, उधार लेकर, और अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो एक्सपैंड करती है इन एफर्ट टू जनरेट अ रिटर्न फॉर शेयर होल्डर, ताकि शेयर होल्डर्स के लिए हम रिटर्न जनरेट कर पाएँ, उनके लिए डिविडेंड जनरेट कर पाएँ। तो लीवरेज है क्या? बेसिकली लीवरेज एक एबिलिटी है। लीवरेज एक एबिलिटी है टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू अचीव हायर रिटर्न्स। कि लीवरेज का मतलब ऐसी योग्यता जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हो ताकि आप हायर रिटर्न्स अचीव कर पाएं विदाउट बाइंडिंग द एंटायर कैपिटल। विदाउट बाइंडिंग द एंटायर कैपिटल का ये मतलब होता है कि आप अपनी सभी पूंजी को नहीं लगाते, आप स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके हायर हायर रिटर्न्स अचीव करने की जो है क्षमता रखते हैं, उसी को ही हम लीवरेज कहते हैं। लीवरेज है क्या? यही है बेसिकली एबिलिटी टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू अचीव हायर रिटर्न्स। लीवरेज है क्या? इज द ऑफरिंग ऑफ इंक्रीज्ड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर एज अ टूल फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो लीवरेज एक ऑफरिंग है जिसमें हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, हमारे पास कैश आ जाता है। ठीक है। और इससे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बेटर वे में हो पाता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये कि हम जानते हैं जरा सी भी अगर पैसे की शॉर्टेज पड़ गई तो हमारे काम रुक जाएंगे, काम रुक जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली रिस्क को मैनेज किया जाना चाहिए। तो लीवरेज वो हमको एक कह सकते हैं एक हेल्प देता है। और इन्वेस्टर यूज लीवरेज टू मल्टीप्लाई देयर बाइंग पावर। तो इन्वेस्टर जो है वो लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बाइंग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दी मार्केट। और कंपनी जो एग्रेसिवली डेट फाइनेंसिंग यूज़ करती है, डेट फाइनेंसिंग का मतलब उधार लेती हैं, उनको हाईली लीवरेज्ड कंसीडर किया जाता है और टिपिकली रिस्की टू इन्वेस्ट इन। ओके। तो बिजनेस ओनर्स कैन यूज आइदर डेट। अब हमको पता है कि बिजनेस ओनर्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर बिजनेस ओनर्स को पैसा चाहिए ना, या तो वो उधार लेंगे या फिर वो इक्विटी शेयर जारी करेंगे। 2 ऑप्शन उनके पास होते हैं। ठीक। अपनी कंपनीज की एसेट को खरीदने के लिए या कंपनी में जब पैसों की ज़रूरत होती है उसको फाइनेंस करने के लिए उनके पास 2 रास्ते होते हैं, तो उधार ले ले, डेट की ओर जाएं, या फिर वो इक्विटी की ओर जाएं। तो यूजिंग डेट और लीवरेज इंक्रीजेज द कंपनीज रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। तो जब आप डेट या फिर लीवरेज को यूज़ करते हो तो इससे कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, बैंक्रप्सी का। क्यों? क्योंकि देखो डेट का मतलब ये होता है कि आपको ना, देखो इक्विटी वालों को आप दो चाहे मत दो, डिविडेंड चलता है, लेकिन जो डेट होता है ना वो रिस्की ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको उनको फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। आप बैंक से उधार ले रहे हो तो आपको बैंक को ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा रिस्की होता है। लीवरेज इसी को बोला गया है। अब लीवरेज के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज है। ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर लेते हैं।
तो द लीवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मतलब ऐसी लीवरेज जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। एसेट एक्विजिशन, यानी कि हमको जो है पैसा चाहिए किस लिए, एसेट को एक्वायर करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए हो सकता है, वट एवर, तो वो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दी फर्म्स इनकम। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, वो देखो बेसिकली आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एसेट एक्वायर करने से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग हमको फंड्स चाहिए। और ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से ही फिक्स्ड ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो एग्जिस्टेंस में है, और ये फर्म की ही एबिलिटी होती है कि वो अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ करके कैसे चेंजेस ला सकती है सेल्स में, कि भाई सेल्स कितनी वो इंक्रीज़ कर सकती है, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को वो कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये होता है कि आप कितना कमा रहे हो, इंटरेस्ट और टैक्स चुकाने से पहले का आपका प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग लीवरेज अक्कर एनी टाइम अ फर्म हैज़ फिक्स कॉस्ट दैट मस्ट बी मेट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम। तो ये कभी भी हो सकता है आपको, अगर एक फर्म की फिक्स कॉस्ट है तो वॉल्यूम मैटर नहीं करती कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट फिक्स्ड एसेट्स आर एम्प्लॉयड इन दी होप दैट वॉल्यूम विल प्रोड्यूस रिवेन्यूज। मतलब फिक्स एसेट, देखो आप कहीं पे आपने बिल्डिंग ली, उधार ली, आप उसका रेंट दे रहे हो, फिक्स कॉस्ट हो गई ना आपकी। या फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो, है ना, आपने मशीनरी खरीदी, वो आपकी फिक्स एसेट है। तो अब आप उतनी ही वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश करोगे, उतनी ही आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे भाई कम से कम मुझे रिवेन्यू तो हो, प्रॉफिट तो हो, रिवेन्यू भी आए और साथ में जो है मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए। तो ऑपरेटिंग लीवरेज ना रिलेशनशिप मेजर करता है सेल्स रिवेन्यू और एबिट का। तो मेन जो इसमें आप बात लिख करके आएंगे वो यही लिख करके आएंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो सेल्स रिवेन्यू और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का रिलेशनशिप मेजर करता है। ये देखता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, ओ एल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। कंट्रीब्यूशन मतलब कि कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमको गिवन है। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है, और इसको भी अगर हम बेसिकली पढ़ें तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो एबिट और ईपीएस का रिलेशनशिप मेजर करता है। ईपीएस का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, कि आप अर्निंग पर शेयर, कि आप पर शेयर कितना अर्न कर रहे हो, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एबिट, ये फॉर्मूला लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड की बात करें तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओ एल मल्टीप्लाई एफ एल, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज को जब आप फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ जाता है। तो ओ एल ऑपरेटिंग लीवरेज एक्सप्लेन करता है बिजनेस रिस्क, और फाइनेंशियल लीवरेज क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क को एक्सप्लेन करता है। लेकिन फर्म हैज़ टू लुक इनटू द ओवरऑल रिस्क, लेकिन हमको पता है कि फर्म को तो ओवरऑल रिस्क देखना है कंपनी का या फर्म का, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस रिस्क को भी ध्यान देते हैं और फाइनेंशियल रिस्क को भी ध्यान देते हैं, और इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया कंबाइन लीवरेज का। हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कंबाइंड लीवरेज आ जाता है। अब इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए तौर पे गिवन है कि देखो सेल्स आपकी 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 40% की जो कि है 2 लाख रुपए, सब कुछ गिवन है। ऑपरेटिंग का हमारा फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। अब देखो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है 3 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। एबिट एबिट है हमारा 1.5 लाख, तो जब आप डिवाइड करोगे फॉर्मूला पुट करके तो 2 आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो एबिट अपॉन में ईबीटी था, और इसमें हमारा आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो 1.2 आ जाएगा। और जब आप ऑपरेटिंग लीवरेज के आंसर को फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, कंबाइंड लीवरेज आ जाता है।
वैसे इसका अलग से फॉर्मूला भी गिवन है, बट आप मल्टीप्लाई करके दिखा देना, बात एक ही है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गिवन है, जो कि है कैश बजट पे नोट लिखो, रीऑर्डर पॉइंट फॉर इन्वेंट्री क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। कैश बजट क्या है? कैश बजट एक एस्टिमेटेड एंटिसिपेटेड कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट है कि आप ये मान के चल रहे हो आपको कि आपको इतना कैश मिलेगा फ्यूचर में, इतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और कैश बजट आपको यही दिखाता है कि एस्टिमेटेड कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, तो जनरली आप ये लिख देना। तो हम ये बनाते क्यों हैं कैश बजट? क्योंकि ना हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास सभी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कैश अवेलेबल होगा कंपनी के पास टाइम पर या नहीं। और अ कंपनी विच इज़ एक्सपेक्टिंग अ शॉर्टेज ऑफ कैश, मतलब एक कंपनी जो कैश की शॉर्टेज एक्सपेक्ट कर रही है, कैन अरेंज कैश लोन्स इन एडवांस। अगर मान लो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कैश की ज़रूरत पड़ेगी, और अभी मेरे पास नहीं है पर मैं अरेंज करके रख सकता हूँ, तो ये इसलिए कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है। एक तरीके से कैश बजट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है री ऑर्डर पॉइंट फॉर इन्वेंट्री की बात करें तो री ऑर्डर पॉइंट एक लेवल होता है इन्वेंट्री का जो ट्रिगर करता है एन एक्शन टू रिप्लेनिश दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री स्टॉक। री ऑर्डर पॉइंट एक कह सकते हैं इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एन आइटम, मतलब किसी भी आइटम की मिनिमम अमाउंट हमको चाहिए विच अ फर्म होल्ड इन स्टॉक, जो कि फर्म के पास देखो स्टॉक्स तो होती है ना मटेरियल्स की। तो जब भी स्टॉक फॉल हो, स्टॉक फॉल का मतलब जब भी हमारे पास स्टॉक की कमी आ जाए तो हम क्या करते हैं, आइटम्स को रीऑर्डर करते हैं। भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको मटेरियल टाइम टू टाइम चाहिए, अगर नहीं होगा ना मटेरियल टाइम टू टाइम, एक भी मटेरियल गायब होगा ना तो उसके चक्कर में पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है आपका। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना है। आपको ये देखना है आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, कितना नहीं है, और जब आपका स्टॉक फॉल हो तो आपको रीऑर्डर करना है उन आइटम्स को। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इसके लिए बताया गया है, जिसमें आप ये देखते हो कि आपको पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब आप EOQ मॉडल में पढ़ते हो। इट वॉज एज्यूम दैट देर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन ऑर्डरिंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ मटीरियल। तो ये एज्यूम किया जाता है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का टाइम लैग नहीं होता, टाइम का गैप कह सकते हैं नहीं होता ऑर्डरिंग और प्रोक्योरिंग में। तो इसीलिए द रीऑर्डर पॉइंट फॉर रिप्लेनिश द स्टॉक अक्कर एट दैट लेवल व्हेन द इन्वेंट्री लेवल ड्रॉप टू ज़ीरो। तो इन्होंने बोला कि जब हमारा इन्वेंट्री का लेवल ज़ीरो हो जाता है तब हमारे को रीऑर्डर पॉइंट जो है वो अक्कर होता है, क्योंकि हमको सप्लायर्स से जो है इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है और स्टॉक जो है वो अपने ओरिजिनल लेवल पे फिर से जंप कर देती है। यानी का मतलब है ज़ीरो हुआ, फिर आपने सप्लायर से फटाफट इंस्टेंटली मंगाया, डिलीवर किया रीऑर्डर करके, एंड देन आपका वही लेवल फिर आ गया। तो रीऑर्डर पॉइंट के बारे में एक फॉर्मूला गिवन है। एक बेसिकली रीऑर्डर पॉइंट ना है क्या, एक टेक्निक है जिसमें आप ये डिटरमाइन करते हो कि व्हेन टू ऑर्डर, हमको कब ऑर्डर करना है, और हाउ एवर इट डज नॉट एड्रेस हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब आपको ये नहीं बताएगा कि कितना करना है, आपको इतना पता चल जाएगा कि कब करना है। तो टू फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर पॉइंट को, आर द डिलीवरी टाइम स्टॉक और विच इज़ द इन्वेंट्री नीडेड ड्यूरिंग द लीड टाइम। तो बेसिकली आप इसका फॉर्मूला भी लिख के आ सकते हो तो हो जाएगा। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। फिर आता है एक हमारा क्वेश्चन क्रेडिट पॉलिसी का। तो क्रेडिट पॉलिसी के बारे में क्या बोला गया कि हर फर्म की क्रेडिट पॉलिसी देखो अलग होती है ना। क्रेडिट मतलब उधार कि देखो क्रेडिट पॉलिसी एक फर्म की एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमको कस्टमर को उधार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सबसे पहली बात, और देनी भी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए, हाउ मच, है ना। तो क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन होते हैं फर्म के दो, क्रेडिट स्टैंडर्ड के बेसिस पे और क्रेडिट एनालिसिस के बेसिस पे। तो अब फर्म को स्टैंडर्ड्स यूज़ करने होते हैं क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए और डेवलप करना होता है सोर्सेज को भी। तो यहाँ पे क्रेडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में सबसे पहले बताया गया कि क्रेडिट स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट करता है बेसिक इनपुट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर्स, कि
क्रेडिट स्टैंडर्ड्स आपको ये बताता है कि आपको कितना कस्टमर को क्रेडिट देना है। स्टैंडर्ड आपने एक डिसाइड कर लिया कि भाई इससे ज़्यादा हम किसी को भी क्रेडिट नहीं देंगे, तो वो क्रेडिट स्टैंडर्ड हो गया। उस बेसिस पे आप ये देखते हो कि आपको कितना एक्सटेंशन करना है। क्रेडिट टर्म्स यहाँ पे हमको गिवन है, तो इसके बारे में बोला गया है कि क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। अब देखो, आप वर्दीनेस भी तो देखोगे ना, जिस कस्टमर को आप उधार दे रहे हो, क्या आपने पास्ट में उसको उधार दिया और उसने टाइम पे चुकाया था या नहीं, ये भी आप ध्यान दोगे। क्रेडिट पीरियड क्या था और आपने कैश डिस्काउंट कितना दिया था, कैश डिस्काउंट का पीरियड क्या था, ये सब आप देखोगे। उसके बाद आता है वॉल्टर मॉडल, डिविडेंड का है। वॉल्टर मॉडल बेसिकली बोलता क्या है, ये मॉडल जो है वो बेसिक प्रिजम्पशन पर बेस्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि हमको शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। हमको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। इट मीन्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ शुड फ्लो टू दैट साइड वेयर इट कैन ग्रो एट हाइयर रेट, है ना। तो वेल्थ तो तभी उसी फ्लो में जाएगी ना, उसी साइड जाएगी जहाँ पे हाइयर रेट होंगे, ग्रो होगा तभी। तो अगर शेयर होल्डर्स, इफ द रेट एट विच शेयर होल्डर कैन जनरेट इनकम इज मोर देन द रेट एट विच द कंपनी कैन जनरेट रिटर्न, द डीपी रेशो द हायर वुड बी द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। इसको ध्यान से समझना कि अगर इफ द रेट एट विच शेयर होल्डर कैन जनरेट इनकम, ऐसे रेट पर जब शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं कंपनी के द्वारा दिए गए रिटर्न से, तो डिविडेंड पेमेंट रेशो जो हमारी डीपी रेशो होती है, द हायर वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। देखो, जब आपका शेयर होल्डर ज़्यादा जनरेट कर रहा है उस शेयर से इनकम, क्योंकि हम जानते हैं शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है रेगुलर बेसिस पे, राइट। तो अगर शेयर होल्डर आपके उस शेयर से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है बजाय कि कंपनी जितना जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब आपके वैल्यू, कंपनी के शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर शेयर होल्डर की इनकम कम आ रही है, जनरेट वो कम कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी की रिटेंशन रेशो है वो ज़्यादा होगी, रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाया गया है वॉल्टर मॉडल के बारे में। अर्निंग पर शेयर 4 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दी गई है, डीपी रेशो 25, 50, 75 दी हुई है और एक्चुअल रेट हमें गिवन है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें आप पुट कर दो तो आपके ये सब निकल आएंगे। गॉर्डन मॉडल की बात कर लेते हैं। गॉर्डन मॉडल मायरन गॉर्डन ने ये प्रपोज किया था। इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी बोला था कि दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज़ रेलेवेंट एंड कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर। इन्होंने कहा था कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। डिविडेंड पॉलिसी का बेसिकली यही मतलब होता है कि क्या हमको डिविडेंड देना है या नहीं देना है, ये हमारे ऊपर है। देखो, अगर आप दोगे तो कितना देना है ये सोचना है, कितना आपको कंपनी में रिटेन करना है और कितना आपको शेयर होल्डर्स को देना है। और अगर आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब कोई इन्वेस्टर फिर आगे से आपके शेयर को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आपके शेयर की तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग लगानी होती है। डिविडेंड पॉलिसी बताता है हमें डिविडेंड पॉलिसी बनानी होती है। तो अब गॉर्डन कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है, वो वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। और ये जो है मॉडल कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है और 2 एजम्पशंस यहाँ पे हमको बताई गई हैं। पहली द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म और दूसरी जो है वो बोला गया द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, जी बोलते हैं इसको, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिटेंशन रेशो और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट इज़ मोर देन द ग्रोथ रेट। तो 2 एजम्पशन यहाँ पे बताई गई हैं गॉर्डन की। ये 2 एजम्पशन आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ रेट जो होता है फर्म का इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिटेंशन रेशो एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करना रिटेंशन रेशो से, तो आपका ग्रोथ रेट ऑफ फर्म आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग कांस्टेंट इज मोर देन द ग्रोथ रेट। अगर मतलब दो एजम्पशन मान के चल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो गॉर्डन आर्ग्यू करता है दैट द इन्वेस्टर डू हैव अ प्रेफरेंस फॉर करेंट डिविडेंड, कि गॉर्डन ने बोला कि इन्वेस्टर जो है वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि अब करंटली कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है।
फिर वो उस शेयर को बेचता नहीं है, वो डिविडेंड का वेट करता है, राइट। तो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। इसीलिए गॉर्डन ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि डिविडेंड पॉलिसी और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध है। तो उसने ये मॉडल जो बनाया है वो इसी बेसिस पे बनाया है, ठीक है। डिविडेंड्स आर मोर प्रिडिक्टेबल देन कैपिटल गेन्स। डिविडेंड ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, और मैनेजमेंट कैन कंट्रोल डिविडेंड। मैनेजमेंट जो है वो डिविडेंड को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो मार्केट प्राइस को डिक्टेट नहीं कर सकता। अदर वर्ड्स में बात करें तो इन्वेस्टर वैल्यूज करंट डिविडेंड मोर हाईली देन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपिटल गेन। तो इन्वेस्टर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि करंट डिविडेंड कितना है, बजाय कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में कोई मतलब नहीं है, करंट में क्या चल रहा है उस चीज़ को ध्यान देता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि कैसे गॉर्डन की अप्रोच वॉल्टर की अप्रोच से अलग है। तो गॉर्डन मॉडल जो है वो शेयर वैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है, वॉल्टर की ही तरह। तो गॉर्डन मॉडल जो है वो कंसीडर करता है डिविडेंड पॉलिसी को रेलेवेंट बताता है। वो बोलता है गॉर्डन मॉडल की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो रेलेवेंट है और वो शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकती है। और ये जो मॉडल है वो उन्हीं एजम्पशंस पे बेस्ड है जो वोल्टर की मॉडल पे है, लेकिन कुछ एडिशनल एजम्पशन है इस मॉडल्स की। वो क्या है, वही ग्रोथ रेट जो अभी हमने पढ़ा था वही सेम ही है, और बाकी इसमें तो सिमिलैरिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।